Hello students, welcome to D. Kumar Chemistry classes on YouTube. तो अब हम लोग 12th की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को 12th में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, कितने मार्क्स के हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। मतलब 12th के चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। लेकिन 12th से पहले मैं आप लोगों को जरूर ये सजेस्ट करूंगा कि 11 जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 11th की कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन 12th में होती है। बिना 11th के 12th को अच्छी तरह से समझना एक मुश्किल टास्क होता है। तभी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि कहीं पर भी कुछ भी अगर 11th का आए तो उससे थोड़ा सा डील करते चले, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 12th, जैसा कि आपको पता है, चाहे वह सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सब में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। थोड़ा बहुत का अंतर आया है, लेकिन लगभग सेम टू सेम ही है। जो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड की जो सिलेबस है सेम ही है। जैसे सीबीएसई बोर्ड में 70 मार्क्स के क्वेश्चंस, 70 मार्क्स थ्योरेटिकल है, 70 मार्क्स का थ्योरी आता है। थ्योरी 70 मार्क्स प्लस 30 प्रैक्टिकल। तो 70 मार्क्स थ्योरी में लगभग 70 मतलब 23 के आसपास रखिए। 23 मार्क्स के आसपास फिजिकल, एक 2 नंबर का इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 23 मार्क्स के आसपास ऑर्गेनिक और 23 मार्क्स के आसपास इनऑर्गेनिक। अब उसमें प्लस माइनस थोड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, जनरली यही पैटर्न है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इक्वल वेटेज। ये बोर्ड है, बोर्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है। जेई नहीं है कि फिजिकल ऑर्गेनिक से खूब, इनऑर्गेनिक से थोड़ा कम। बोर्ड में जितनी वेटेज फिजिकल की है लगभग उतना ही वेटेज ऑर्गेनिक की है, लगभग उतना ही वेटेज इनऑर्गेनिक की है। अब थोड़ा 2-4 नंबर का इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी ऑब्वियसली ऑर्गेनिक में 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, ऑब्वियसली 1-2 नंबर का प्लस माइनस इसमें हो सकता है। लेकिन ये है जनरल पैटर्न फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जहां तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात है, चाहे नीट हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, 60% क्वेश्चंस, पैटर्न नहीं है, लगभग 60% क्वेश्चंस 12 से आते हैं, 40% क्वेश्चंस 11 से आते हैं। तो अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अगर नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ भी नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग होता है। नीट का ऑब्वियसली, नीट जो क्वालिफाई होते हैं वो हाई स्कोरिंग होता है, वहाँ पर आप कुछ इग्नोर करके नहीं चल सकते। एवरीथिंग आपको स्टडी करनी है। जेई में थोड़ा कम स्कोरिंग है तो आप कहीं कहीं पर कांटा भी कर सकते हैं, लेकिन नीट में तो कुछ भी कांटा काटे नहीं। एवरीथिंग यू हैव टू नो, सब कुछ आपको जानना है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जेई एडवांस में, एक्चुअली जेई एडवांस तो और कम स्कोरिंग, मतलब कम स्कोर पर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। आप जिस चैप्टर को भी पढ़ें बिल्कुल डेप्थ से पढ़ें, एक्सटेंसिव चैप्टर को और इंटेंसिव दोनों, कोई भी चैप्टर को इंटेंसिव स्टडी भी करें और एक्सटेंसिव भी करें। जेई एडवांस में अलग है। तो नीट और जेई में जस्ट एक्सटेंसिव चले जाएं, हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा बढ़िया से पढ़ लें,
उतना ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन जेईई एडवांस के अंदर क्वेश्चन की डेप्थ ज़बरदस्त होती है। तो नीट के लिए तो आपको 11th हो या 12th हो कुछ भी नहीं इग्नोर नहीं करना है। जेईई मेन में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, जेईई एडवांस में थोड़ा और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन वहाँ पर डेप्थ बहुत ज़्यादा चाहिए, इंटेंसिव स्टडी चाहिए जेईई एडवांस के लिए। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपने पढ़ा तो अच्छी तरह से कमांड होनी चाहिए। ये है जेईई एडवांस में, उसमें कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डॉट नहीं चलता, जो भी चैप्टर पढ़े बढ़िया से पढ़े। तो ऐसे मैं 12th इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो 12th में क्या क्या चैप्टर हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या मैंने पढ़ाया है और क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ये सब मैं बताने वाला हूँ इसमें। तो इंट्रोडक्शन ऑफ 12th फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में जो चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, फिजिकल में 5 चैप्टर हैं। कौन कौन सी? तो फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट। पहली जो चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस के बारे में आपने गैस स्टेट 11th में पढ़ाई है। यहां सॉलिड स्टेट, व्हाट इज सॉलिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड की क्लासिफिकेशन, सॉलिड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन ज्योमेट्री ऑफ यूनिट से। तो सॉलिड के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़नी है सॉलिड स्टेट के अंदर। ये बिल्कुल जो चैप्टर है विजुअलाइजेशन बेस्ड, इमेजिनेशन बेस्ड। दिमाग में अगर पिक्चर सॉलिड स्टेट में अगर बन गया तो सॉलिड स्टेट ईजीएस्ट होता है, कि जैसे तो कोई भी चैप्टर जो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए सब इजी है, समझ में आ गया तो इजी, नहीं समझ में आया तो डिफिकल्ट, ये तो फंडा है ही हर चीज़ का। तो सॉलिड स्टेट बहुत ही सिंपल ऐसे है जो होल कहा जाता है, कि समझना में थोड़ा ज़्यादा कठिन है नहीं, क्वेश्चंस भी इससे खूब पूछे जाते हैं। बोर्ड हो या नीट हो, जेईई मेन हो, एडवांस हो, सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन जनरली जरूर डाला जाता है। तो ये सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर आपकी क्या होगी, तो सॉलिड स्टेट होगी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर अपन जो करेंगे, जो मेरा ऑर्डर होगा, सेकेंड चैप्टर दैट इज द सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग जो करेंगे दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो सेकेंड चैप्टर हम लोग करेंगे दैट इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान, ये एनसीईआरटी में अलग ऑर्डर है, मैं जो बताऊंगा वो ऑर्डर जा रहे हैं। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा ही, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट को अगर हम समान रूप से मिला देते हैं तो उस मिक्सर को क्या कहते हैं, तो सॉल्यूशन। इसके डिफरेंट टर्म्स भी आपने पढ़ा सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, दैट इज मोलरिटी, मोललिटी, मोललिटी, है ना, मोलरिटी, मोललिटी, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन, टर्म, नॉर्मलिटी। तो ये सारा टर्म आपको मैंने बताया है, उसकी यूज यहां पर पड़ेगी। ऐसे मैं उसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूंगा यहां भी, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपको बताया था, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, वहाँ पूरा डिटेल में बताया थे, हर तरह के न्यूमेरिकल्स उसमें बताया था। तो यहाँ पर वो यूज होंगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये सारा खूब यूज होता है। और इसमें दूसरा पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव मतलब कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, कॉलिगेटिव मीन्स कलेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के हैं जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर ऐसे 4 तरह का प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन
which depends on number of solute particles present in solution is called colligative properties of solution. First one is the relative lowering in vapor pressure, second one is the elevation in boiling point, third one is the depression in freezing point, fourth one is osmotic pressure. तो ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इसमें डिस्कस करा जाएगा. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. पर्टिकुलरली इन बिहार बोर्ड ये देखा गया है कि किसी किसी साल 15 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ जाएगा. आप जानते हैं बिहार बोर्ड का कोई तो है नहीं, है ना. बिहार बोर्ड में तो कुछ भी हो जाता है ना. अब तरह तरह की कहानियां आप सुनते ही हैं बिहार बोर्ड के बारे में. तो बिहार बोर्ड के बारे में मैं क्या कहूँ, है ना. अलग अलग कहानियाँ बहुत प्रचलित है. तो यहाँ बोर्ड में भी ऐसे तो होना चाहिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सीबीएसई बोर्ड में 5 5 5 5 3 एकदम फिक्स होता है उसके अंदर. लेकिन यहाँ तो भैया मन कर गया तो 15 या 20 नंबर का भी इसी से पूछ लेगा आपको. होता है. जैसे इसी साल देख लीजिए नोमेनक्लेचर से लगभग 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 15 नंबर का सिर्फ नोमेनक्लेचर से ही है भैया. कितना भी बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, ये पूछता है. तो बिहार बोर्ड ऐसे ऐसे लॉकडाउन है. देखिए जी इस बार भी आप लोगों को पेपर बिल्कुल आसान आने वाला है जहाँ तक मेरा चांस है. फिर भी अपन को पढ़ाई तो करना है अच्छी तरह से डेप्थ में. तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द जो तीसरी चैप्टर आपकी होगी दैट इज द अपन जो करेंगे केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स. तो व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स. जैसा नाम नहीं है, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, काइनेटिक मतलब गति मोशन. तो केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन, काइनेटिक मतलब मोशन. मतलब यहां पर रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में अध्ययन करना है. तो केमिकल काइनेटिक में रासायनिक अभिक्रिया की गति और उस गति को प्रभावित करने वाले कारकों को अध्ययन किया जाता है. व्हाट इज केमिकल काइनेटिक. केमिकल काइनेटिक क्या है. तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम. रेट मतलब दर, गति. तो केमिकल काइनेटिक में रासायनिक अभिक्रिया की गति, रासायनिक अभिक्रिया गति मतलब रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ जाने की गति और उस गति को प्रभावित करने वाले कारकों को अध्ययन किया जाता है. इसमें आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये सारा आर्हेनियस इक्वेशन, ये सारा इसमें है. फिर इट्स अ जस्ट लाइक सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड. ऐसे सीबीएसई बोर्ड में तो सबसे 5-5 नंबर, लेकिन बिहार बोर्ड में पिछले साल 20 नंबर का इसी से पूछ लिया था, सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स. तो बिहार बोर्ड का तो कुछ है ही नहीं, उसका तो मैं पहले ही बोल दिया कि 20 नंबर का हो सकता है, इसी से पूछ ले. मतलब इसमें हर चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से कमांड में रखनी है कि कहां से ज्यादा नंबर का आ जाए. ठीक ना. तो ये केमिकल काइनेटिक्स इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आना ही आना एक क्वेश्चन. कोई भी ऐसा साल नहीं केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई भी साल ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन से नहीं पूछा गया. आपको मैंने पहले ही बोलेगा 60% क्वेश्चंस तो 12 से ही आना है. उसमें फिजिकल ये सारा बिल्कुल हार्ड चैप्टर होता है. फोर्थ वन दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड वन इज द गैल्वेनिक सेल
एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ऐसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की फ्लो ही कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्लो ही क्या कहलाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, मतलब करंट फ्लो होगा, मतलब विद्युत धारा की प्रवाह होगी, और उस प्रवाह के कारण जो केमिकल चेंजेज होंगी उसी की स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्लो ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी, और मतलब करंट हो गया आपका, और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है विच डील्स विद स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके आप कोई केमिकल रिएक्शन करा दीजिए। यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मैंने आपको 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उसकी एप्लीकेशन यहाँ खूब होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के अगर केमिकल रिएक्शन कराते हैं, मतलब रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन कराते तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। और जब कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन करके अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो कहलाता है गैल्वेनिक सेल। तो दो पार्ट हो गया, एक कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, और दूसरा कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज द गैल्वेनिक सेल। और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस मतलब होता है ईजीनेस टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं कि मेटालिक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल का जो वायर है, कॉपर का वायर हो, एल्युमिनियम का वायर हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो होती है दैट इज ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल मतलब मूवेबल, जैसे मोबाइल फोन है। उसी तरह से सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू आयंस, दैट इज कैटायन और एनायंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो पढ़ते, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेरे विचार से तो इन सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे क्वेश्चंस लगभग सेम ही पूछे जाते हैं। फिफ्थ चैप्टर इज द सरफेस केमिस्ट्री। जो फिफ्थ चैप्टर होगी आपकी वो क्या होगी, सरफेस केमिस्ट्री। तो व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस केमिस्ट्री क्या है, तो फेनोमेनन टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के सरफेस पे होने वाली फेनोमेनन दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक एब्जॉर्प्शन और दूसरा कोलॉइडल स्टेट। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसा नाम है, मोलिकुलर स्पेसेस सॉलिड के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाना। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री क्या है, तो फेनोमेनन टेकिंग प्लेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के सरफेस पर होने वाली फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो कौन सी फेनोमेनन होती है, तो एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। मोलिकुलर स्पेसेस का सॉलिड के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाना क्या कहलाता, एब्जॉर्प्शन कहलाता। इसी में पढ़ना आपका टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, दैट इज फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, है ना, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और सारी चीजें। और दूसरा कोलॉइडल स्टेट, है ना। तो कोलॉइडल स्टेट क्या है, इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन।
ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की जो अवस्था होती है दैट इज कॉल्ड कोलॉइड स्टेट। जैसे गोंद वगैरह है, गम क्या होता है तो कोलॉइड स्टेट है, ब्लड है क्या कोलॉइड स्टेट है, फॉग है क्या कोलॉइड स्टेट है। तो कोलॉइड स्टेट के बारे में से पढ़ना सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, और इसमें 2 पार्ट होगा, मतलब एक एडजॉर्प्शन और दूसरा कोलॉइड स्टेट। अगर सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सबसे लगभग 5-5 नंबर का आता है, इससे थोड़ा कम 2-3 नंबर का आएगा, ये सबसे 5-5 नंबर का। लेकिन बिहार बोर्ड की तो कोई वो है नहीं। हाँ, बिहार बोर्ड में ये कि ये जो सॉल्यूशन कॉलिगेटेड केमिकल काइनेटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे खूब पूछता है। सॉलिड स्टेट इसमें ऐसा नहीं हुआ कभी कि 20-20 नंबर का पूछ ले, लेकिन इससे पूछता है ऐसा, लेकिन नहीं हुआ कि 20-20 नंबर का एक ही बार पूछ ले, ऐसा नहीं। लेकिन ये तीनों से ना खूब पूछा है। तो ये फिजिकल हो गई। अब भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए एनसीईआरटी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें पहला जो चैप्टर इसके अंदर है हैलाइड्स, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स दैट इज हैलाइड। दैट इज हैलाइड्स, मतलब एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी के अनुसार प्रत्येक चैप्टर के अंदर प्रत्येक चैप्टर को नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, हर चैप्टर में 12th के हर चैप्टर में हाइलाइट्स मतलब उसका नोमेनक्लेचर, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म, फिर उसकी जनरल कैरेक्टर मतलब जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हैलाइड से रिलेटेड जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जनरल रिएक्शंस हैं, उसके बाद हैलाइड की प्रिपरेशन, फिर हैलाइड की प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रत्येक चैप्टर में इसमें 5 पार्ट हो गया। पहला हैलाइड की नोमेनक्लेचर, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नोमेनक्लेचर मैंने सब कुछ आपको बता दिया, 11th का 12th का सब कुछ। तो हैलाइड्स में मतलब हैलोजन डेरिवेटिव में, हैलोजन डेरिवेटिव के नोमेनक्लेचर को मैं पहले ही डिस्कस कर रखा है। हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब हैलाइड का, हैलोजन डेरिवेटिव का जो आइसोमर से मतलब आइसोमेरिज्म जो इसमें इन्वॉल्व होगी उसे भी अपन आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर रखे या कर रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हैलाइड्स में होने वाली जनरल, हैलाइड की जनरल प्रॉपर्टी मैं वो जीओसी में सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। तो हैलाइजन डेरिवेटिव में जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वह हैलाइड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज होगी। यहां पर जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे वो हैलोजन डेरिवेटिव की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है। सेकेंड बात, दूसरी इसकी जो चैप्टर है दैट इज द अल्कोहल, दैट इज एल्काइल अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सेकेंड, तो यहां पर भी सेम टू सेम ध्यान, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिस्टमेटिक स्टडी। फिजिकल में आप कहीं से भी कोई शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। क्रम में हैलोजन डेरिवेटिव के बाद अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। यहां पर यहां की जो प्रिपरेशन, यहां की प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसका जो प्रॉपर्टी है इसमें प्रिपरेशन भी हो जाता है। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो इसमें अल्कोहल मतलब एल्काइल अल्कोहल, उसकी प्रिपरेशन, ध्यान इसकी नोमेनक्लेचर, इसमें इन्वॉल्व आइसोमेरिज्म और इसकी जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये सारा हम लोग जीओसी में मतलब नोमेनक्लेचर में अलग ऑलरेडी अपन पढ़ ही चुके हैं। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, फिनॉल का नोमेनक्लेचर, ईथर का नोमेनक्लेचर अलग अलग करके पढ़ रखे हैं। इसमें इन्वॉल्व आइसोमेरिज्म ऑलरेडी पढ़ रखे और पढ़ रहे हैं। इसमें इन्वॉल्व जीओसी वो अपन पढ़ेंगे। यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जब यहां पर आएंगे तो हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में पढ़ेंगे क्या, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को यहां पर स्टडी करेंगे। इसमें पहले ही से आप लोगों को बार बार बोला था कि जी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हो, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो, तो इसको मत सोच के चलना कि 11th, इसमें सारा आपका है। 11th भी है और 12th भी है। ऑर्गेनिक एक्चुअली उसको आइसोलेट अब मतलब बाइफर्केट कर नहीं सकते, इधर 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 इधर, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। ऑर्गेनिक जो होता है बिल्कुल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो यहां पर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर इज द सेकेंड चैप्टर। ठीक है। नाउ थर्ड वन, जो तीसरी चैप्टर होगी आपकी, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसका नोमेनक्लेचर, इसमें इन्वॉल्व आइसोमेरिज्म, इसकी जीओसी अपन अलग पढ़ेंगे। यहां पर एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर के अंदर हम लोग मुख्य रूप से एल्डिहाइड और कीटोन, दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। ओके। फोर्थ वन इज द कार्बोलिक एसिड। इसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कार्बोलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होती है, दैट इज मतलब COOH ग्रुप होती है, दैट इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड दैट इज COOH, कार्बोलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव दैट इज एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर एंड एमाइड, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड की नोमेनक्लेचर आपने पढ़ रखी है, या उसके डेरिवेटिव की नोमेनक्लेचर आपने पढ़ रखी है। आपको स्पेशली मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एमाइड का बताया अलग अलग करके। इसमें इन्वॉल्व आइसोमेरिज्म, आप आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। इसमें इन्वॉल्व जीओसी, आप जीओसी में पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग कार्बोलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव में मुख्य रूप से कार्बोलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। ओके। नाउ फिफ्थ वन इज द functional group containing nitrogen, organic compound in which functional group containing nitrogen, functional group containing nitrogen, containing नाइट्रोजन, ये मतलब इसमें एमीन्स है, नाइट्रो कंपाउंड है। तो फंक्शन ग्रुप कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन मतलब एमीन्स, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, नाइट्रो कंपाउंड उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, साइनाइड उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, तो इन सारे को अपन पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द, यहीं पर लिख देता हूं एक सब, पॉलीमर। व्हाट इज द पॉलीमर? पॉलीमर क्या है? तो व्हेन मेनी नंबर ऑफ स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, और बहुत छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर आपस में ज्वाइंट करके एक बड़े से मॉलिक्यूल को बना देते हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं। और ये प्रोसेस कहलाती है पॉलीमेराइजेशन। व्हेन स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज आल्सो कॉल्ड मोनोमर, when a small simple molecule that is also called monomer join together to form a large molecule that is called polymer, ये प्रोसेस कहलाती है पॉलीमेराइजेशन। तो पॉलीमर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, मोड ऑफ पॉलीमेराइजेशन और पॉलीमर का मोनोमर। तो पॉलीमर उसकी क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ पॉलीमेराइजेशन और पॉलीमर का मोनोमर आपको याद रखना है। सेवंथ वन दैट इज अ बायोमोलिक्यूल्स, जैसा नाम में है बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूल,
बायोमोलिकुल। तो बायो मतलब बॉटनी जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो बायो मतलब क्या होता है? एनिमल्स एंड प्लांट, उसमें इन्वॉल्व मॉलिक्यूल। तो एनिमल एंड प्लांट में क्या है? कहेंगे जी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन है, चमक के लिए फैट्स है ना, लिपिड्स है। तो बायो मतलब बायोलॉजी, मतलब बॉटनी जूलॉजी, मतलब एनिमल्स एंड प्लांट, उसमें इन्वॉल्व मॉलिक्यूल। तो एनिमल एंड प्लांट में कौन सी मॉलिक्यूल है? कहेंगे जी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है। तो यही चीज पढ़ना है। तो इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट पढ़नी है। बायोमोलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऐसे डिफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का ओल्ड है कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 हो, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। दैट इज ओल्ड कॉन्सेप्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, या वह कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस के बाद वैसा ही कंपाउंड फॉर्म कर रहे, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो पॉलीहाइड्रो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आर कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में इसमें पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, फैट्स के बारे में पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स। एंड एट्थ, दैट इज द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन एवरीडे लाइफ। तो ये है आपका जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12th के सिलेबस, है ना। अब आ जाइए कि इसमें तो बहुत सारा हो गया जी, इसका नोमेनक्लेचर आधा में तो पहले ही क्लियर करते जा रहा हूं। इसमें बहुत सारी चीजें आप तो पढ़ रखी है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, बी कूल लो। अब इनऑर्गेनिक क्या है? इसमें जो पहला चैप्टर अपन करेंगे ये जो सिलेबस में, दैट इज द मेटलर्जी, दैट इज आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम देयर ओर्स। और मतलब अयस से मेटल निकालने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, मतलब जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, दैट इज मेटलर्जी। अपन सीधे लिखते हैं मेटलर्जी। जैसा कि आप जानते हैं अर्थ क्रस्ट इज द सोर्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स। अर्थ क्रस्ट मतलब अपर कवर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो अपर कवर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ क्रस्ट में बहुत सारा एलिमेंट पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन ना। पृथ्वी के अपर कवर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्यों जी? हर चीज में है, ऑक्साइड के है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, सब चीज, सब चीज में ऑक्सीजन ही है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। और मेटल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, लेकिन बड़ा महंगा है, उससे सस्ता तो लोहा है। हाँ, एल्युमिनियम महंगा इसलिए है क्योंकि ओर से एल्युमिनियम निकालने की जो कॉस्ट है ज़्यादा है, इस कारण से एल्युमिनियम महंगा है। तो मेटलर्जी क्या है? तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, ओर से मेटल निकालने की प्रक्रियाओं को कहा जाता है मेटलर्जी। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को साफ सुथरा करना, इसकी भी डिफरेंट प्रोसेस, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, फ्लोरोसेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, लीचिंग। तो मेटलर्जी क्या है? तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी।
मतलब अयस्क से मेटल निकालने की प्रक्रियाओं को कहा जाता है मेटलर्जी। मतलब यही प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। जनरल प्रोसेस कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, मतलब ओर को साफ सुथरा, मतलब माइन से जो ओर निकलता है उसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं जिसे हम कहते हैं गैंग। तो उन सारे अनवांटेड इम्प्योरिटीज को निकालने की प्रक्रियाओं को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। अब उसमें भी अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ ओर और इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट, दे आर डिफरेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब ओर के अंदर मौजूद इम्प्योरिटी और मेटल की नेचर को देखते हुए, ओर की नेचर को देखते हुए अलग अलग प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। फिर रोस्टिंग या कैल्सिनेशन किया जाता है, फिर रिडक्शन होता है, फिर प्यूरिफिकेशन होता है। तो उन सारे जनरल प्रोसेस को अपन पढ़ें। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मेटल के एक्सट्रैक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पराइट, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। और आप ध्यान दीजिए, जितना मैं आपको बता दूंगा उससे 1% भी ज़्यादा नहीं आएगा, चाहे जेई मेन हो, एडवांस हो, नीट हो या बोर्ड हो। इनऑर्गेनिक एक बड़ी बड़ी खासियत है, कम पढ़िए ज़्यादा नंबर लाइए, लेकिन इसमें टेंशन भी है एक कि याद रखिए, थोड़ा रट्टू टाइप का है ना, रट्टू ज़्यादा है कि याद तो सब कुछ में रखना होता है। चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैथ्स पढ़िए, है ना। मैथ्स पढ़िएगा तो फार्मूला याद रखना होगा, फिजिक्स पढ़िएगा तो फार्मूला याद रखना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम लगाना होता है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी है, इसमें भी तो सिर्फ फार्मूला याद रखना है, इसमें रिएक्शंस का नेचर कब सबको याद रखना होता है ना। कॉन्सेप्ट को ध्यान पकड़ करके इसमें थोड़ा ज़्यादा रट्टू हो जाता है, लेकिन ईजी है जी, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ लीजिए ना तो बहुत आसान हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये प्लस पॉइंट है ना। बहुत सारी जनता इसको छोड़ करके इग्नोर करके भी चलती है, लेकिन इससे ईजी पढ़िएगा था, पढ़ने वाले के लिए सब ईजी होता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए सब कुछ है ना कठिन होता है। तो मेटलर्जी होगी। सेकेंड वन जो दूसरी चैप्टर होगी इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट ये 12th का है, एस ब्लॉक 11th में होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक में भी यहाँ पर जो सीबीएसई में बोर्ड में तो ग्रुप 16 से है, मतलब सल्फर, मतलब ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली है ना, इनर्ट गैसेस है। लेकिन बिहार बोर्ड के अंदर ग्रुप 15 से है, ग्रुप 15 से आपको पढ़ना है। ग्रुप 15 का एलिमेंट्स दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस को मेनली पढ़ना है। केमिस्ट्री ऑफ 15 ग्रुप जानते हैं ना, पिनिकोजेन, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें मेनली हमें कौन सी केमिस्ट्री पढ़नी है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की केमिस्ट्री। उस तरह से 16th ग्रुप में, मतलब 6A ग्रुप में दैट इज ऑक्सीजन फैमिली में दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चाल्कोजेन। चाल्को मतलब ओर, जेन मतलब प्रोड्यूस। मोस्ट ऑफ द ओर जो है ऑक्सीजन सल्फर का बना हुआ है, इसलिए इसे कहा जाता है चाल्कोजेन, ओर्स प्रोड्यूसर्स। तो इसमें मेनली हमें पढ़ना किस है, तो ऑक्सीजन और सल्फर को, ऑक्सीजन सल्फर उसके कंपाउंड्स की केमिस्ट्री में पढ़नी है। तो पी ब्लॉक में मेनली हमें क्या पढ़ना है, ऐसे पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब हो गया 13th ग्रुप, मतलब बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, आयनियम, थैलियम। कार्बन फैमिली दैट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड। ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। लेकिन 12th की बात अगर मैं करूं तो 12th में मेनली आपको पढ़ना कहां से है, बिहार बोर्ड में नाइट्रोजन फैमिली से। नाइट्रोजन फैमिली मतलब 15th ग्रुप, 16th ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन ग्रुप दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और जीरो ग्रुप दैट इज 18th ग्रुप दैट इज जीरो ग्रुप मतलब इनर्ट गैसेस। ये पढ़ना आपको। ऐसे पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 क्या कहलाता, तो पी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन इसमें जो 12th में है उसमें भी कितना से कहाँ तक है, 15th ग्रुप से। ध्यान दीजिए सीबीएसई बोर्ड में 16th ग्रुप से, 15 से 15 टू 18th ग्रुप, यहाँ लिख देता हूँ 15 टू 18 ग्रुप पढ़ना, 15 टू 18 ग्रुप ये पढ़ना चाहिए। ये आपका कहाँ से कहाँ है, इट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
Okay. Now third one is the D and A block element. D and A block element. D and A block element. तो डी ब्लॉक एलिमेंट, अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाए तो डी ब्लॉक, एफ सब सेल में जाए तो ए ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज, जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है, बोलते हैं ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड होता है, मैग्नेटिक इन नेचर होता है, बहुत सारा है ना, एल्लोज के फॉर्मेशन करता है, कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये सब जनरल कैरेक्टर है इसका। और कुछ कंपाउंड इसमें पढ़ना जिसमें पर्टिकुलरली पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैनेट की प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ना डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट। एस और पी के बीच में है। एस ब्लॉक वाला मेनली एलिमेंट है, सॉरी एस ब्लॉक वाला मेनली मेटल है और पी ब्लॉक वाला मेनली क्या है, तो नॉन मेटल है। तो मेटल से नॉन मेटल से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, इसलिए कहा जाता है ट्रांजिशनल एलिमेंट। और ए ब्लॉक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो ये डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। नाउ फोर्थ वन दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो फोर्थ चैप्टर इसमें होगी दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, तो जब दो या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट मतलब जानते हैं जैसे NaCl सॉल्ट है, KCl सॉल्ट है, MgCl2 सॉल्ट है, जब दो या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है फिक्स प्रोपोर्शन तो फॉर्म करता है एडिशन कंपाउंड। जब दो या उससे ज़्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन करता है फिक्स प्रोपोर्शन में तो वो कहलाता है एडिशन कंपाउंड। और वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में घुलने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट कर जाता है उसे कहा जाता है डबल सॉल्ट। लेकिन वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में डिसोसिएट नहीं करता है उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ध्यान दीजिए, सिंपल सॉल्ट जब एसिड और बेस को आपस में मिला दिए तो सिंपल सॉल्ट जैसे NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2। तो सिंपल सॉल्ट जब दो या उससे ज्यादा सिंपल सॉल्ट केमिकली कंबाइन कर ले फिक्स प्रोपोर्शन में तो कहलाता है एडिशन कंपाउंड। और वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे आयन में डिसोसिएट कर जाता दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। और वह एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सारे सिंपल आयन में नहीं टूटता बल्कि कॉम्प्लेक्स आयन में टूटना शुरू होता है उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इट्स वेरी बड़ा इजी है, अगर समझ गए तो इजी, नहीं समझने वाला तो सब टफ ही होता है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जी 12th के, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी। इससे 60% मार्क्स तो आना ही आना, ये 60 से ज़्यादा ही आ जाता है, कभी कभी 60 से 65% भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।